हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 हमारी चल रही है और उसमें आज हमारी थ्योरी की ये 4th क्लास है। और आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अब हर परीक्षा में बनते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आपको पढ़ना है। और वही आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। ठीक है, मंजूरी कब दी है तो इसकी डेट याद रखनी है आपको, 29 जुलाई 2020। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति है 2020 में ये शिक्षा नीति आई है और इससे पहले ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना। हमने रेगुलर जो भी थ्योरी वाली क्लासेज हैं, है ना, वो हमने पढ़ ली हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। आगे यहाँ पर कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नई शिक्षा नीति जो ये 2020 की शिक्षा नीति आई है, इसके निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो पहले रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। 2017 में समिति को बना करके तैयार किया गया था। ठीक है, और 2019 में इसने अपना सुझाव दिया था ये बनाने के लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरीके से बनानी है, अपना मसौदा प्रस्तुत किया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे देखते हैं NEP 2020। NEP का मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र में राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें 2020 के अंदर जो ये शिक्षा नीति तैयार की गई है, इसमें राज्य सरकारों के सहयोग से, यानी कि कुछ केंद्र सरकार देगी और कुछ राज्य सरकार, तो राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान 10+2 में सक्रिय शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में अगर वर्तमान की बात करें तो पहले 10+2 का जो मॉडल चल रहा था उसको बदल करके अब 5+3+3+4 ये प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, 10+2 को किस में डिवाइड किया गया है तो 5+3+3+4। NEP 2020 के तहत शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। ये नाम बदला गया था, पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं अब हम इसे, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से उनको 6th
ईयर के जब हो जाएंगे कंप्लीट, तब उनको फर्स्ट क्लास में लिया जाएगा। और उससे पहले उनको सुविधा कहाँ दी जाएगी? मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की गई है। कहाँ पर? आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के माध्यम से। लेकिन मुझे बताना आप, है ना, अब 2024 चल रहा है कि कहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, है ना? मुझे तो कहीं पे नहीं लगता। सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पे तो बच्चे वैसे ही जाते नहीं हैं, कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई ध्यान देता है, ना सरकार ध्यान देती है, ना ही टीचर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए बाल वाटिका की ये सिर्फ कही गई हैं ये बातें, लेकिन अभी तक हुई नहीं है ना? ऐसा हुआ अभी तक कहीं भी नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा फर्स्ट और सेकंड में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, 6 से लेकर के 8 साल तक के जब बच्चे होंगे तो उनको 6 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसे कहाँ एडमिशन मिलेगा? फर्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसके बाद वो पूरे 8 साल तक का होगा तो वो 2 साल में क्या कर लेगा? सेकंड क्लास पास कर लेगा, जब तक वो 8 साल का होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग भी की गई है। कक्षा 6 से ही इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से ही पहले इसमें क्लास 9 से जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसको देने की बात कही गई थी। हमने बहुत सारी योजनाएं पीछे पढ़ी है जो कि एजुकेशन से संबंधित हैं, तो उन सबको आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको या तो 11th 12th में, फिर 9th 10th में जोड़ने की बात कही गई थी, पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन अब ये जो 2020 की शिक्षा नीति आई है, इसमें कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की बात भी कही गई है। ठीक है, इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की बात भी कही गई है। विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन और विद्यार्थियों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए और विद्यार्थियों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ ही गए होंगे, AI। ठीक है, AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा, जो अब बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। AI, है ना, आप सभी जानते होंगे, ये बहुत खतरनाक चीज़ भी है। इसमें मुझे नहीं लग रहा इतना लोग फ़ायदा उठाएंगे जितना इसका नुकसान होने वाला है। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को भी समाप्त किया गया है। पहले एक डिग्री ली जाती थी MPhil की, लेकिन अब इस MPhil को क्या कर दिया गया है? समाप्त। ठीक है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कहीं पर कि इसमें से कौन सा कार्यक्रम है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समाप्त कर दिया गया है, तो MPhil को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शैक्षिक अनुसंधान के विकास तथा उसके प्रचार प्रसार में सहयोग एवं प्रशिक्षण देने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1961 में NCERT का गठन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया था। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान के विकास करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सहयोग और प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जिसका पहले नाम था, नाम ही तो बदला है, चीज़ तो वही है, अभी भी वही मंत्रालय तो वही है, सिर्फ नाम बदला गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में NCERT का गठन किया था एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में। वर्तमान में यह परिषद शिक्षा मंत्रालय की तकनीकी इकाई के रूप में कार्य कर रही है। तो वर्तमान में ये जो परिषद है NCERT, ये शिक्षा मंत्रालय की तकनीकी इकाई के रूप में कार्य करती है। इस परिषद का वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इसका पोषण किया जाता है। वित्तीय पोषण, जो भी इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो केंद्र सरकार देती है। लेकिन पता नहीं, NCERT में हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हर साल तो एडमिशन के लिए वो मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है, NCERT का रजिस्ट्रेशन करा के ना 300 रुपये हर साल ले लेते हैं, 300 350। अब वो पैसा
पता नहीं क्या चल रहा है ना, कहते तो केंद्र सरकार का ही है। एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति में कौन कौन होते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इसमें एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है जो कि इसका अध्यक्ष होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी शिक्षा मंत्री है, जैसे कि मान लीजिए अब धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो क्या है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो वो इसके अध्यक्ष होते हैं, एनसीईआरटी के अध्यक्ष होते हैं। एक होता है केंद्रीय शिक्षा सचिव, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एनसीईआरटी के निदेशक होते हैं, एनसीईआरटी के संयुक्त निदेशक, इन सबको मिलाकर के एक समिति बनती है जो कि इसका संचालन करता है। और शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होता है, शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, ये शायद 2 बार लग गया है। 2 प्राध्यापक सदस्य होते हैं, 2 प्राध्यापक सदस्य। एनसीईआरटी संकाय के 3 सदस्य होते हैं, 2 प्रख्यात शिक्षाविद सदस्य होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बना ही लो, है ना। अगर आप नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं या फिर आपकी इसकी थ्योरी पढ़ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, मैं वीडियो के नीचे भी डाल दिया करूँगी अब, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्रख्यात शिक्षाविद सदस्य इसमें होते हैं। एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण नियामक एजेंसी सामान्य निकाय और कार्यकारी निकाय समिति होती है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो महत्वपूर्ण नियामक एजेंसी होती है वो सामान्य निकाय और कार्यकारी निकाय समिति होती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई, एनसीईटी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीटीई शिक्षा आयोग 1964-66, शिक्षा आयोग 1964-66 की अनुशंसा पर वर्ष 1973 में गैर वैधानिक संस्था के रूप में गठन किया गया। ये 1964-66 में कोठारी आयोग की बात हो रही है, ये है ना। हम ये सारे आयोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनको आप पढ़ लेना पीछे क्लासेस में। तो शिक्षा आयोग 1964-66 की अनुशंसा पर वर्ष 1973 में गैर वैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई का गठन किया गया था। एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना और इससे संबंधित मामलों हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण करना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एनसीईटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भी इससे मामले होते हैं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में, जो भी मानक और मापदंड उनका अनुरक्षण करना, विनियमन करना एनसीईटी का काम होता है। तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीईटी हम पढ़ चुके हैं। आगे आप मुझे कमेंट करके बताना कि और थ्योरी मुझे पढ़ानी है या फिर मैं अब पीवाईक्यू लेके आऊँ, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, मेरी वीडियो पर तो नहीं आप बताते, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे पीवाईक्यू की डिमांड ज़्यादा है, तो वो मैं लेकर के आऊँगी जल्दी ही। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही मेहनत आपके लिए कर सकती हूँ। धन्यवाद।